हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी की पाठशाला में स्वागत है। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं भारत के विशाल मैदान का, जिसमें अब तक हम लोगों ने विशाल मैदान को सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर मैदान का वर्गीकरण। तो जिसमें हम लोगों ने देखा था संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर मैदान को 4 भागों में वर्गीकृत करके देखा था। तो जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था सबसे पहले भाबर का प्रदेश, फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था तराई का मैदान, फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था बांगर का मैदान, बांगर के मैदान के बाद हम लोगों ने पढ़ा था खादर के मैदान को, खादर के मैदान का ही निम्न भूमि जो विस्तारित क्षेत्र होता है, सागर निकटवर्ती क्षेत्र, जिसे कहा जाता है डेल्टा का मैदान। तो इन 5 संरचनाओं को करने के बाद हम लोगों ने विशाल मैदान को हम लोगों ने प्रादेशिक विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत करके पढ़ना शुरू किए थे। तो जिसमें हम लोगों ने अब तक राजस्थान के मैदान को देख लिया है और पंजाब और हरियाणा के मैदान का अध्ययन कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो गंगा का जो मैदान है इसके बारे में हम लोग सीखते हैं या पढ़ते हैं। तो गंगा का जो मैदान है तो इसकी जो अवस्थिति है यमुना नदी से लेकर, ये पश्चिम में है, ये यमुना रिवर, यमुना, तो यमुना नदी से लेकर पश्चिम बंगाल जो भारत का राज्य है उसकी पूर्वी सीमा तक गंगा के मैदान का विस्तार पाया जाता है। तो ये जो मैदान है इसकी चौड़ाई है लगभग, विस्तार पाया जाता है इसका, इसमें लिखिए विस्तार, गंगा के मैदान का जो विस्तार है वो यमुना नदी से लेकर पश्चिम बंगाल की पूर्वी सीमा तक इस मैदान का विस्तार पाया जाता है। और इसकी अब देखते हैं कि ये जो मैदान है इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है। तो इसकी लंबाई है लगभग, इसमें लिखिएगा, इसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर। 1400 किलोमीटर गंगा का मैदान लंबा है तथा इसकी चौड़ाई है लगभग 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर। पश्चिम में ये मैदान अत्यधिक चौड़ा है तथा पूर्व में जब हम लोग बढ़ते हैं तब इस मैदान की जो चौड़ाई है उत्तरोत्तर इसमें कमी आती है। तो इसमें अब देखते हैं कि गंगा का जो मैदान है कितने राज्यों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। विस्तार, तो इसका विस्तार मुख्यतः देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश, बिहार, थोड़ा सा हिस्सा टच करता है झारखंड का और पश्चिम बंगाल। तो मुख्यतः ये 4 राज्य जो हैं यहाँ पर गंगा के मैदान का विस्तार पाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि जब गंगा के मैदान में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो इस मैदान की ऊंचाई में उत्तरोत्तर कमी आती है। तो पश्चिम से जब पूर्व की तरफ बढ़ेंगे, पश्चिम से पूर्व बढ़ने पर इस मैदान की
ऊंचाई में इस मैदान की ऊंचाई में उत्तरोत्तर कमी आती है, उत्तरोत्तर कमी आती है। तो इस मैदान का जो सबसे ऊंचा क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में अवस्थित है। तो इसमें लिखिएगा, इस मैदान का सबसे ऊंचा क्षेत्र उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में अवस्थित है। सहारनपुर में अवस्थित है तथा जब यहाँ से पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो इसके मैदान में क्या है, उत्तरोत्तर ऊंचाई में इसमें कमी आती है। तो ये हो गया गंगा के मैदान के बारे में। तो इसको फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। तो गंगा का जो मैदान है इसका निर्माण मुख्यतः गंगा एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से इस मैदान का निर्माण हुआ है। तो इसकी पश्चिमी सीमा जो है यमुना नदी निर्धारित करती है और पूर्वी सीमा जो है पश्चिम बंगाल राज्य की पूर्वी सीमा द्वारा निर्धारित होती है तथा इस मैदान की जो लंबाई है, इस मैदान की लंबाई है 1400 किलोमीटर तथा चौड़ाई है 300 किलोमीटर तथा इसका विस्तार मुख्यतः 4 राज्यों में पाया जाता है। जैसे सबसे अधिक लंबाई देखने को मिलती है उत्तर प्रदेश में, फिर इसके बाद बिहार, झारखंड का कुछ हिस्सा और पश्चिम बंगाल। तो 4 राज्यों में इस मैदान का विस्तार पाया जाता है। तो इस मैदान की एक मुख्य विशेषता ये है कि पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ने पर इस मैदान में उत्तरोत्तर कमी आती है। तो इस मैदान का सबसे ऊंचा क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का सहारनपुर क्षेत्र। तो ये हो गया गंगा का मैदान। अब हम लोग देखते हैं, हेडिंग डालिए, ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो इसमें मेरे साथ आप लोग भी डायग्राम बनाइए, भारत का मैप बनाइए। ये बन गया भारत का मानचित्र। इसमें अब हम लोग देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी कैसे भारत में इंटर करती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये नामचा बरवा पर्वत से यूटर्न लेकर भारत में प्रवेश करती है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी एवं इसकी सहायक नदियों द्वारा इस मैदान का निर्माण किया गया है। तो इसे ही कहा जाता है असम घाटी क्षेत्र या ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी वाला क्षेत्र। तो इसमें अब हम लोग देखते हैं कि इस मैदान की जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है या असम का जो मैदान है इसकी चौड़ाई कितनी है। पहले इसका देखते हैं विस्तार। इसका विस्तार मुख्यतः पाया जाता है, थोड़ा हिस्सा पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, और शेष हिस्सा जो इसका है ब्रह्मपुत्र के मैदान का वो पड़ता है असम में। इसी प्रकार से इसकी चौड़ाई देखते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदान की चौड़ाई है 80 किलोमीटर। यह मैदान चौड़ा है।
इसकी चौड़ाई, इसकी चौड़ाई, तो ये 80 किलोमीटर यह मैदान चौड़ा है। इसकी लंबाई देखते हैं अब, इसकी लंबाई, असम का जो मैदान है इसकी लंबाई है 720 किलोमीटर। तो इस मैदानी क्षेत्र में जो सबसे प्रमुख नदी है जो प्रवाहित होती है वो है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है, इस नदी में कई नदी द्वीपों का भी विस्तार पाया जाता है। तो इसमें लिखिएगा कि इस मैदानी क्षेत्र की सबसे प्रमुख नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी, तो इस नदी में कई नदी द्वीप भी पाए जाते हैं, नदी द्वीप। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है, सबसे बड़ा नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। तो माजुली की अवस्थिति ब्रह्मपुत्र के प्रभाव क्षेत्र में ही या ब्रह्मपुत्र नदी में ही पाया जाता है माजुली। अब देखते हैं इस मैदान की जो और अन्य विशेषताएं हैं उसके बारे में। तो जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है इसके उत्तर में तराई के क्षेत्र का भी विस्तार पाया जाता है। जैसे हिमालय का गिरपद क्षेत्र है या शिवालिक हिमालय का गिरपद वाला क्षेत्र है, तो वहाँ पर क्या है, तराई का भी प्रभाव देखने को मिलता है या दलदली क्षेत्र का जमाव पाया जाता है। तो इसके उत्तर में तराई का मैदान या तराई क्षेत्र का विकास हुआ है। तो ये जो तराई क्षेत्र है यहाँ पर अत्यधिक समृद्ध रूप से जैव विविधता पाई जाती है। तो यहाँ पर तराई वाले क्षेत्र में क्या है, अत्यधिक समृद्ध जैव विविधता पाई जाती है। तो यहाँ पर वृक्षों की विभिन्न प्रजातियां और जीव जंतुओं की भी अत्यधिक यहाँ पर प्रजातियां पाई जाती हैं। तो ये हो गया ब्रह्मपुत्र के मैदान के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा ब्रह्मपुत्र के मैदान के बारे में और गंगा के मैदान के बारे में। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे भारत की मध्यवर्ती उच्च भूमियाँ, तो जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अरावली श्रेणी के बारे में। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मालवा के पठार के बारे में, बुंदेलखंड और बघेलखंड के बारे में और विंध्यन श्रेणी के बारे में। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा नागपुर पठार को दो भागों में वर्गीकृत करेंगे, हजारीबाग का पठार और कोडरमा का पठार। फिर इसके बाद हम लोग मध्यवर्ती उच्च भूमियों के अंतर्गत ही हम लोग देखेंगे मेघालय का पठार। तो इसको पढ़ने के बाद हम लोग इंटर कर जाएंगे दक्कन के पठार में। तो दक्कन के पठार में जब हम लोग इंटर करेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे जो दक्कन के पठार में विभिन्न श्रेणियाँ और जो पठार अवस्थित हैं उनको देखेंगे। तो जिसमें सतपुड़ा श्रेणी देखेंगे। इसी प्रकार से महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में जो अन्य श्रेणियाँ पाई जाती हैं जैसे बालाघाट श्रेणी है, सतमाला श्रेणी है, तो इनका अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे उड़ीसा उच्च भूमि। उड़ीसा उच्च भूमि के अंतर्गत हम लोग उसी में देखेंगे महानदी बेसिन के बारे में समझेंगे। फिर इसके बाद उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाले टोपोग्राफी में हम लोग देखेंगे दंडकारण्य का
पठार। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।